अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम लोगों ने एक बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ना है सेकेंड ईयर की बायो के चैप्टर 17 से। कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है वो होगा थायराइड ग्लैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता है कि ग्लैंड किसी ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को कहते हैं जो हार्मोन बनाते हैं और फिर वो हार्मोन हमारी बॉडी के कुछ ख़ास फंक्शंस के ऊपर आके एक्ट करते हैं, उनको कंट्रोल कर लेते हैं। तो थायराइड ग्लैंड जो है ये हमारे गले के अंदर पाया जाता है। आप अपने गले में ये जो उभरी हुई हड्डी देख रहे हैं इसका नाम है लैरिंक्स। इस लैरिंक्स के नीचे थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड बाइलूब्ड है, यानी इसकी शक्ल कुछ इस तरह से होती है। ये आप नीचे ट्रैकिया देख रहे हैं, ट्रैकिया के ऊपर और लैरिंक्स के नीचे। तो थायराइड ग्लैंड जो है कंसिस्ट ऑफ 2 लूब्स, इसमें 2 लूब यानी 2 बल से हैं। बिलो लैरिंग्स है, ये होगी इसकी पोजीशन। नाउ हार्मोन, आप थायराइड ग्लैंड को देखिए तो ये 3 हार्मोन पैदा करता है, ट्राई आइडोथायरोनिन, टेट्रा आइडोथायरोनिन और कैल्सीटोनिन। ये जो ट्राई आइडोथायरोनिन और टेट्रा आइडोथायरोनिन है, इनका नाम दरअसल इसलिए है कि ट्राई आइडोथायरोनिन में आयोडीन के 3 एटम्स होते हैं और टेट्रा में आयोडीन के 4 एटम होते हैं। बाकी इनका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है। इन दोनों को मिला के आप थायरॉक्सिन भी कह लेते हैं। तो कई बुक्स पे इनका नाम थायरॉक्सिन या एक ही नाम भी लिखा होता है, सिर्फ थायरॉक्सिन, क्योंकि इन दोनों का काम एक ही है। कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन का रोल भी हम जिक्र करते हैं। क्या करते हैं ये हार्मोन। अच्छा, ये जो थायराइड ग्लैंड है ये कब एक्टिव होता है, तो ये थ्रू आउट द लाइफ एक्टिव होता है, यानी आपके पैदा होते लेके आपके मरने तक ये एक्टिव रहता है, यानी अपने हार्मोन बनाता रहता है। लेकिन ये मोर एक्टिव कब होता है, सेक्सुअल मैच्योरेशन के दौरान, यानी कि जब आपकी दाढ़ी आ रही हो, अगर आप मर्द हैं तो आपकी दाढ़ी आ रही है, मूंछें आ रही है, आप बालिग हुए हैं। और ख़वातीन अगर हैं तो उनमें जब ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो रही है, जब उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो चुका है, तब ये ज़्यादा एक्टिव होता है। तो उस अमल को सेक्सुअल मैच्योरेशन कहते हैं, जब अपनी अपनी सेक्स के जो रिस्पेक्टिव करैक्टर है वो जानदार में पैदा होते हैं। रैपिड ग्रोथ जब जानदार की हो रही हो, जब हाइट बढ़ रही हो यानी, और जिस टाइम पे आपको स्ट्रेस हो, स्ट्रेस से मुराद है ऐसी सिचुएशन जो आपको नॉर्मल में ना फेस करनी पड़े, जैसे आपको भूख लगी हुई है, आप हंगर में हैं, या आपको कोई बहुत शदीद किस्म का स्ट्रेस है। यू कैन से कि जब आपके सिंथेटिक नर्वस सिस्टम ने काम करना होता है, ये हार्मोन सिंथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से भी रिलीज होते हैं। अच्छा, ये है जी इन हार्मोन का स्टिमुलस, यानी कि ये इन 3 वजह से रिलीज होते हैं। अब जो पहले 2 हार्मोन जिनका मैंने जिक्र किया T3 T4 यानी कि थायरॉक्सिन, वो क्या करते हैं। तो थायरॉक्सिन के यहाँ पे आप फ्लो शीट देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थायरॉक्सिन कैसे निकलता है, यानी थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो इसका कंट्रोल देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका हाइपोथैलेमस जो है वो एक फैक्टर रिलीज करेगा। उस फैक्टर का नाम होगा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर TRF। उसको ब्लड के थ्रू भेजेगा एंटीरियर पिट्यूटरी तक। फिर आपका एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगा, TSH हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये हार्मोन ब्लड के थ्रू ट्रेवल करता हुआ थायराइड ग्लैंड तक जाएगा। जब ये थायराइड ग्लैंड तक जाएगा तो इसके जवाब में फिर आपका थायराइड ग्लैंड ये हार्मोन पैदा करेगा। अब स्टूडेंट्स ये हार्मोन क्या करते हैं, पहले T3 और T4 देखिए। ये जो T3 T4 है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके सेल्स के ऊपर आके असरअंदाज होते हैं और उन सेल्स के अंदर प्रोटीन बनवाते हैं। ये इनका एक काम हो गया। दूसरे नंबर पे ये बोन को मैच्योर करवाते हैं, बोन के अंदर भी ये प्रोटीन बनवाते हैं ताकि बोन आपकी मैच्योर हो जाए। फिर आप देख रहे हैं ये ब्रेन के सेल में भी आते हैं और ब्रेन के सेल को डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करते हैं। डिफ्रेंशिएट करने का मतलब है मैच्योर करना, यानी ये ब्रेन के अंदर आके एक्सॉन को बनवाते हैं, डेंड्राइट्स को बनवाते हैं। जो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन सेल है उन सेल्स के अंदर प्रोटीन बनवाते हैं, उनके एक्सॉन, डेंड्राइट और उनके माइलिन शीथ भी बनवाते हैं ताकि वो न्यूरॉन मैच्योर हो सके। देन फिर ये आपके बॉडी के सेल्स के ऊपर असरअंदाज होते हैं। जो एक सेल मैंने बनाया है, इस सेल में ये इंक्रीज एनर्जी, इस सेल में ये एनर्जी की प्रोडक्शन में इजाफा करेंगे। इस सेल में ये ग्लूकोज को ब्रेक करेंगे।
इसी तरीके से ये इस सेल में LDL यानी लो डेंसिटी लिपिड जो है उनमें इजाफा करेंगे, तो ये आपके सेल्स के अंदर भी चेंजेस लेके आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बुक उसने बताया हुआ है कि इंक्रीजेज बेसल मेटाबॉलिक रेट। भाई बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं जो एक दिन में आपकी एनर्जी की ज़रूरियात है। बेसल यानी बेसिक एनर्जी रिक्वायरमेंट, यानी एक दिन में आपकी बॉडी कितनी एनर्जी खर्च कर रही है। आपके इंटरेस्ट के लिए मैं बताता जाऊँ कि जो मेल होते हैं, मेल्स के अंदर एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है 7100 किलो कैलोरी पर ग्राम पर डे। वो जो फीमेल है उनमें होती है 5900 किलो कैलोरी पर डे। तो ये इंटरेस्ट के लिए याद रखिए। अच्छा, ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देता है, यानी आपके अंदर एनर्जी ज़्यादा पैदा करवाता है और उसका खर्च बढ़ जाता है। ब्रेक डाउन ग्लूकोज, और जाहिर बात है एनर्जी पैदा करने के लिए ग्लूकोज को तोड़ना पड़ेगा, ग्लूकोज को तोड़ेगा। ब्रिंग्स अबाउट ग्रोथ, और फिर ये सोमेटोट्रोपिन के साथ मिलके आपकी ग्रोथ भी करवाएगा, आपकी हाइट में इजाफा करवाएगा। डिफ्रेंशिएशन ऑफ ब्रेन सेल, जैसे बता चुका हूँ कि ब्रेन के सेल में माइलिन बनाता है। मेटामॉर्फोसिस ऑफ एम्फीबियन, एम्फीबियन में मेटामॉर्फोसिस भी करता है। अब ये क्या होता है, ये आप देख रहे हैं एक एम्फीबियन फ्रॉग। अच्छा, ये फ्रॉग कैसे बनता है, पहले ये एग था, एग से लार्वा बना, लार्वा से अडल्ट बना, एग लार्वा अडल्ट। ये जो बीच की स्टेज है लार्वल स्टेज, इसको आप टेडपोल भी कहते होते हैं, टेडपोल। तो ये हार्मोन बड़ा ज़रूरी है एक टेडपोल के मैच्योर में कन्वर्ट होने के लिए। एक्सपेरिमेंट में देखा गया है कि अगर फ्रॉग का आप ये थायराइड ग्लैंड काट दे, हटा दे, तो फ्रॉग कभी भी टेडपोल से अडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाता, बल्कि वो बड़े साइज़ का टेडपोल ही रह जाता है। तो ये भी इसी का काम है। अच्छा, इससे रिलेटेड अब कुछ डिसऑर्डर्स की बात करते हैं कि अगर ये हार्मोन आप में प्रॉपरली पैदा ना हो, ये दोनों हार्मोन, तो फिर आपको क्या हो सकता है। थायरॉक्सिन अगर आप में पैदा ना हो, तो पहली कंडीशन है जी, ये हार्मोन अगर आप में एक्सेस हो जाए, अगर ये हार्मोन ज़्यादा हो जाए, इस अमल को कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म, यानी थायराइड ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव हो गया। अब इसकी वजह क्या हो सकती है, इसकी वजह कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है, यानी आपका कोई न्यूरल डिसऑर्डर हो सकता है, उसके नतीजे में ये हार्मोन ज़्यादा पैदा होगा ड्यू टू नर्वस डिसऑर्डर, और इससे एक्सोथेल्मिक गोइटर होगा। यहाँ पे ये वर्ड एक्सो है, इसका मतलब है बाहर आना। ऑप्थेमोलॉजी आपको पता है आंखों की स्टडी को कहते हैं, तो एक्सोथेल्मिक यानी आंखें बाहर आ जाती है। गोइटर और नेक की स्वेलिंग हो जाती है। एक होती है जनरल गोइटर जिसमें गर्दन स्वेल होती है आयोडीन की कमी की वजह से। यहाँ आयोडीन की कमी की वजह से नहीं, बल्कि थायराइड ग्लैंड सूज गया है और गर्दन सूज गई है, ठीक है। आंखें भी उबल आई है बाहर, और साथ ही क्या हुआ है, साथ ही आपकी गर्दन भी सूज गई है। बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा, जाहिर बात है इन हार्मोन्स ने आपके अंदर एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ानी है, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा। अब नॉर्मल प्रोटीन बॉडी के अंदर बनेगी क्योंकि ये हार्मोन प्रोटीन डिपॉजिट करते हैं। देन हार्ट फेल्यूर, जब इतनी ज़्यादा प्रोटीन आपकी बॉडी में बनेगी, आपके ब्लड में बनेगी, और इसी तरीके से आपके हार्ट का आउटपुट बढ़ेगा, आपका दिल जो है उसके मसल्स वीक हो जाएंगे और आपकी डेथ हो सकती है हार्ट अटैक से। इस बीमारी को ग्रेव्स डिजीज़ का नाम दिया गया है, यानी अगर ये एक्सेस हो जाए, अगर ये हार्मोन ज़्यादा हो जाए। भाई ग्रेव्स का मतलब, ग्रेव आपको पता है कब्र को कहते हैं, तो क्योंकि इस बीमारी का जो पेशेंट है उसकी आंखें बाहर आई हुई होती है, उसकी जो है वो प्रोटीन उसकी बॉडी के अंदर बनी हुई होती है, गर्दन सूजी हुई, तो ऐसे लगता है जैसे मुर्दा कब्र से उठ के आ गया है, तो इसलिए ये बीमारी ग्रेव्स डिजीज़ है। आगे बढ़े तो इस बीमारी के अंदर डेफिशिएंसी, यानी अगर ये हार्मोन किसी में कंजेंशनली यानी पैदाइशी तौर पे ही कम बने, तब उसको क्या हो सकता है। तो अगर पैदाइशी तौर पे यानी बचपन से ही कम बने, तो इस बीमारी को कहते हैं क्रेटिनिज्म। शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। क्रेटिनिज्म में इंडिविजुअल फील्स टू डेवलप, जाहिर बात है इसने डेवलपमेंट भी करवानी है, इसका डेवलपमेंट में भी रोल है। जैसे आपने यहाँ पे फ्रॉग के केस में देखा कि उसकी डेवलपमेंट करवा रहा है ये हार्मोन, तो ऐसे इंडिविजुअल डेवलप नहीं हो पाते। फिर उनमें नो सेक्सुअल मैच्योरेशन, वो सेक्सुअली उनमें करेक्टर बन नहीं पाते, क्योंकि ये सेक्सुअल मैच्योरेशन के लिए भी ज़रूरी है। फिर मेंटल रिटार्डेशन, क्योंकि ये हार्मोन ब्रेन के सेल को ग्रो करवाता है, तो वो भी उनमें नहीं हो पाती, यानी दिमागी तवाज़न फिर सही नहीं रहता। एंड स्मॉल, छोटे, कोर्स यानी मोटे, स्कैंटी हेयर्स यानी आप कह सकते हैं बिरले, उनके बाल जो है वो थोड़े होते हैं लेकिन मोटे होते हैं, गुच्छों की सूरत में आपको उनकी टिंड पे जगह जगह बाल नजर आते हैं। अच्छा भाई, आगे ड्राई स्केली स्किन, उनकी खुरदरी और खुश्क स्किन होती है, उनको हाथ लगाए स्किन को तो काफ़ी रफ होती है उनकी स्किन। इस बीमारी को आप क्रेटिनिज्म कहेंगे अगर कंजेंशनली डेफिशिएंट है।
अच्छा, अगर ये लेटर एज में डेफिशिएंट हो जाए, अगर यानी कि किसी में फॉर एग्जांपल आप में इस वक्त ये हार्मोन कम बने, तो फिर क्या होगा? फिर आप में ये सारी चेंजेस तो नहीं आएंगे, यानी आप मेंटली तो सही रहेंगे, लेकिन आपको क्या हो सकता है, लेटर एज में इसकी कमी की बड़ी वजह होती है आयोडीन शॉर्टेज। यानी अगर आपके पास आयोडीन ना हो, आयोडीन आपको मिल जाती होती है सॉल्ट वगैरह से। अच्छा, ये इसकी कॉज हो गई लेटर एज में डेफिशिएंसी की, क्योंकि इस हार्मोन के बनने के लिए आपने पीछे देखा आयोडीन इज रिक्वायर्ड, इसमें आयोडीन के 3 एटम या 4 एटम लगते हैं। तो फिर उससे स्वेलिंग ऑफ नेक हो सकती है, आपकी नेक सूज जाएगी। ये जनरल गॉइटर है, डेपोजिशन ऑफ फैट, प्रोटीन नहीं जमा होगी बल्कि फैट उसकी बजाय जमा होगी, क्योंकि इसने फैट को ब्रेक डाउन करना होता है इस हार्मोन ने। तो फैट बॉडी में जमा हो जाती है, और जब स्किन पे फैट जमा होती है तो हम मोटे हो जाते हैं, ओबेस हो जाते हैं, यानी ओबेसिटी हो सकती है। पफिनेस ऑफ हैंड्स एंड स्किन, स्किन जो है वो सूज जाती है, पफिनेस फूल जाती है। जैसे अगर आप स्किन को हाथ लगाएंगे तो उंगली अंदर की तरफ धंसेगी, इतनी स्किन फूल जाएगी। और आपको पता है इस बीमारी को एडिमा कहते होते हैं। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है, एडिमा में बॉडी के अंदर अब नॉर्मल फ्लूइड भर जाता है। तो इसमें फ्लूइड तो नहीं भरा, इसमें लिपिड भरे हैं, तो इनकी स्किन भी बहुत मतलब कि मोटी हो जाती है, इनके हाथ स्किन सूज जाती है। ये मिक्सोएडमा है ये कंडीशन, यानी स्वेलिंग होना। और ऑल बॉडी एंड मेंटल फंक्शन इज रिटार्डेड, इनके तमाम बॉडी के फंक्शन रुक जाते हैं। दिमागी तवाज़न भी इनका, यानी दिमागी तवाज़न सही है लेकिन बॉडी की, ब्रेन की जो नॉर्मल कैपेसिटी है वो कम पड़ जाती है। तो ये कौन सी बीमारी हुई? ये जो बीमारी है ये मिक्सोएडमा या फिर गॉइटर है। अब इस ग्लैंड के तीसरे हार्मोन पे बात करते हैं जिसका नाम है कैल्सिटोनिन। जो कैल्सिटोनिन है ये क्या करता है, ये भी थायराइड ग्लैंड से निकलता है। और निकलता कब है? जब आपके अंदर हाई कैल्शियम हो इन ब्लड में, यानी ब्लड में हाई कैल्शियम है, तो इस हाई कैल्शियम के रिस्पॉन्स में आपका थायराइड ग्लैंड कैल्सिटोनिन पैदा करेगा। और ये कैल्सिटोनिन क्या करेगा, ये आपके ब्लड में आके ब्लड से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके बोन में दाखिल करेगा। ये इसका काम होगा, कैल्शियम को ब्लड से बोन में डालना। यू कैन से ये बोन को मजबूत करता है। अच्छा, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा? सोचिए, अगर ये हार्मोन फिर कैल्सिटोनिन ज़्यादा पैदा हो, फिर आपके ब्लड में कैल्शियम कम हो जाएगा। और ब्लड में कैल्शियम कम हो तो उस बीमारी को आप टेटनी कहते होते हैं। लो कैल्शियम इन ब्लड इज कॉल्ड टेटनी। टेटनी की वजह से मसल्स में झटके लगना शुरू हो जाते हैं, शिवरिंग होनी शुरू हो जाती है, और हमारे जो नर्व इम्पल्सिस एक सेल से दूसरे तक जा रहे होते हैं वो मुतासिर होते हैं। ये काम होता है टेटनी में। और अगर ये हार्मोन इसी तरीके से कम पैदा हो, और अगर ये हार्मोन कम पैदा हो, फिर क्या हो सकता है? फिर ये होगा कि फिर आपके बोन के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाएगी। और जब बोन में कैल्शियम कम होगा, क्योंकि कैल्शियम बोन में जा नहीं रहा होगा, कैल्शियम जब बोन में कम होगा तो बोन्स वीक हो जाएगी। और इस बीमारी को कहते हैं रिकेट्स। यानी एक तरफ रिकेट्स है, अगर ये हार्मोन कम पैदा होगा तो रिकेट्स होगी, अगर ये ज़्यादा पैदा होगा तो बोन में कैल्शियम ज़्यादा होने लगेगा, लेकिन उसके साथ ब्लड में कम होगा, फिर आपको टेटनी होगी। अब एक छोटा सा ग्लैंड और पढ़ते हैं जिसका नाम है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड आप देख रहे हैं, ये पैराथायराइड ग्लैंड है। हमारा जो थायराइड ग्लैंड है इसके जो लूब्स की लेटरल साइड है, यानी किनारे जो है उनके बैक साइड पे, यानी अगर हम अपने इस थायराइड ग्लैंड को पीछे से देखें तो इस पे 4 छोटे छोटे ग्लैंड्स नजर आते हैं, उनको कहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। ये वाले ग्लैंड कौन से हैं? पैराथायराइड ग्लैंड। ये क्या करते हैं? ये एक हार्मोन बनाते हैं, उस हार्मोन का नाम होता है पैराथोर्मोन। वो पैराथोर्मोन जो है कब रिलीज होता है? जब आपके अंदर लो कैल्शियम हो ब्लड में। तो लो कैल्शियम के जवाब में क्या रिलीज होगा? पैराथोर्मोन रिलीज होगा। और ये पैराथोर्मोन क्या करेगा? ये पैराथोर्मोन आपकी बोन से कैल्शियम को निकाल के ब्लड में डालेगा। ठीक है, बोन से कैल्शियम निकाला जाएगा और ब्लड में डाला जाएगा, ये काम होगा। और इसी तरीके से आपको ये मैं बता चुका हूँ कि दूसरा हार्मोन कैल्सिटोनिन है, वो क्या करेगा? वो ब्लड से कैल्शियम को बोन में डालेगा। यानी ये काम जो है ये कैल्सिटोनिन का है और ये काम पैराथोर्मोन का है। तो यू कैन से कि ये दोनों हार्मोन मिलके होम्योस्टेसिस की वजह से हमारी बोन में और ब्लड में कैल्शियम को रेगुलेट करते हैं। यहाँ पे अगर कोई सा भी हार्मोन ज़्यादा हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर कैल्सिटोनिन ज़्यादा हो जाए तो ब्लड में कैल्शियम कम हो जाएगी। अगर ये हार्मोन एक्सेस हो जाए, ज़्यादा होने लगे, तो आपके
ब्लड में कैल्शियम कम होगी, फिर आपको क्या होगा, फिर आपको टेटनी होगी। इसी तरीके से अगर पैराथॉर्मोन ज़्यादा हो जाए तो फिर आपके ब्लड में कैल्शियम बढ़ेगा और बोन में कैल्शियम लो होगा, फिर आपको रिकेट्स होगी। तो यहाँ से एमसीक्यूज कोई भी आ सकता है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको सारा अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड पे मैं साइड पे हट जाता हूँ ताकि आप इस लेक्चर की अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। अगर कोई सवाल है वो ज़रूर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।